अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाज़रीन बखैर व आफियत होंगे। तो साथियों, फिर से मैं आपके बीच बहुत ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के हाजिर हो गया हूँ। आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हमारी जानकारी आज बहुत ज्यादा डेवलप करने वाली है। इसलिए साथियों, पहले ही गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप न करेंगे और पूरी वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। जो लोग मैट्रिक क्लास की तैयारी कर रहे हैं वो तो देखेंगे ही, साथ में ही कुछ वो मेरे साथी हैं जो इस चैनल को बराबर देखते हैं और उन्हें मेरे समझाने का तरीका, बात करने का तरीका अच्छा लगता है, इस वजह से वीडियो को देखते हैं। तो उनसे भी मेरी आज गुजारिश है कि आप भी वीडियो को स्किप न करेंगे, पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे और अभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर देंगे। तो साथियों, मैं आपके बीच लेकर के आज आया हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब की एक बहुत ही इंपोर्टेंट मजमून को लेकर के आया हूं, जिस मजमून का टाइटल है अदब की बोल। ये आपकी दरख्शा किताब है। इस दरख्शा किताब के 8वें चैप्टर पे ये लिखा हुआ है अदब की पहचान, जिसको आज आप पढ़ने वाले हैं। साथियों, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि अदब क्या चीज है, अदब कहते किसको है। तो अदब, आप ये समझे कि अदब को हिंदी में साहित्य बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में लिटरेचर बोलते हैं। अदब ये है। अदब कहते किसको है, अदब से क्या क्या फायदे होते हैं, अदब से हमें क्या सीख मिलता है, क्या सीखने को मिलता है। तो ध्यान रखें आप, अदब को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लफ्ज अदब ये एक अरबी लफ्ज है। इस अरबी लफ्ज का दो मतलब हो सकता है। अगर हम इसको दुनियावी एतबार से भी अगर देखना चाहें तो अदब हर कैटेगरी में हमारे लिए बेहतर है। खाने पीने, सोने जागने, उठने बैठने या जो हमारी मुआशरती जिंदगी है उसमें भी अदब का बहुत अमल दखल है। जिस आदमी के अंदर जितनी अदब होगी वो शख्स उतने ही बाअदब और मुअद्दब कहलाएगा। अदब हर महाज पे जरूरी है। तो हमारे खाने पीने, उठने बैठने, रहने सहने और मुआशरती जिंदगी में अदब का होना भी जरूरी है। लेकिन आज जो ये हमारा चैप्टर है ये हमें क्या बतलाता है, तो यहाँ पे ये जो हमें बताता है वो बताता है साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में, अदब के, अदब क्या चीज है। देखें, अदब की तारीफें तो बहुत सारी की गई है, इसकी परिभाषा बहुत सारे लोगों ने किया है और इसको परिभाषित करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है। लेकिन उस सारे लोगों की बात पढ़ने के बाद जो मेरे अपने ख्याल में आया है वो यही बात आया है कि किसी भी कलमकार के ख्याल को, किसी कलमकार के अपने ख्याल को पूरे नज्मो नस्क और रेगुलेशन के साथ, जिसमें जज्बात, एहसासात शामिल हो और अपने ख्यालात और जज्बात, एहसासात को एक कलमकार जो कलम बंद करता है उसी को हम अदब कहते हैं। अदब क्या कहा जाता है, किसी के फिक्र और उसके एहसासात और जज्बात को कलम कर देना, अपने ख्यालात का, एहसासात का, जज्बात का कलम बंद कर देना, ये अदब कहलाता है। और एक अदब के लिए कितनी चीजें जरूरी है, आप अब एक एक चीज को पढ़ेंगे। यहां पे मैंने लिख दिया है इंपोर्टेंट फॉर अदब। अदब के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। किसी भी चीज का अदब के दायरे में होने के लिए, किसी भी तहरीर का अदब के दायरे में होने के लिए उस मजमून या उस तहरीर में क्या क्या बातें जरूरी है वो यहां पे लिखी गई है। एक एक करके मैं सारे पॉइंट को और सारे कंटेंट को आपके पास लेकर के आने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहता यह हूं कि जिसने इस चैप्टर यानी अदब की पहचान, ये एक मजमून को लिखा है जिसने, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब, इनके बारे में कुछ जानकारी दे दूं। साथियों, तो पहले मैं आपको बता दूं, ये अब्दुल मुगनी जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, पहले अब्दुल मुगनी साहब के नाम का जो है ना पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए इनका नाम, कुछ लोग पढ़ते हैं
ऐसे मुगन्नी। कुछ लोग पढ़ते हैं अब्दुल मुगनी। अब आपका सवाल होगा कि सर इसको अब्दुल मुगन्नी पढ़ना सही है या अब्दुल मुगनी पढ़ना सही है, दोनों में सही कौन है? तो देखिए, दोनों का अपना अपना एक माना है, दोनों अर्थफुल लफ्ज है, दोनों का अपना अपना माना है। मैं आपको बताऊं, ये फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हैं मुगन्नी, इसका माना होता है गवैया, गाने वाला। मुगन्नी का माना गाने वाला और मुगनी का माना माल देने वाला, देने वाला या कह लिया जाए मालदार बनाने वाला। मालदार बनाने वाला। तो अब यहां से बात समझ में आती है कि जो लोग इसको अब्दुल मुगन्नी पढ़ते हैं तो वो गाने वाला माना लेते हैं, और जो लोग मुगनी पढ़ते हैं वो इसका अर्थ लेंगे मालदार बनाने वाला या माल देने वाला। मेरे हिसाब से इसका जो ये लफ्ज है, ये माना इसके नाम का इनके मां बाप ने रखा ही नहीं था। ये वाला नाम जो आपने पढ़ा है वो अब्दुल मुगन्नी रखा ही नहीं है इनके मां बाप ने। इनके मां बाप ने इनका नाम मुगनी रखा है, जिसका माना होता है मालदार बनाने वाले का बंदा। तो अब इसको मुगन्नी न पढ़ के हम इसको क्या पढ़ेंगे? मुगनी, इसलिए कि मुगनी का माना ज्यादा बेहतर है और ज्यादा अच्छा, और यही इसका अच्छा माना है, वरना तो कोई गाने वाले का बंदा हो नहीं सकता। इसलिए इसका माना अब्दुल मुगनी का माना माल देने वाला है, इसलिए इसको हम अब्दुल मुगनी पढ़ेंगे। तो साथियों, ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल मुगनी, इनकी पैदाइश की अगर हम बात करें तो इनकी पैदाइश 1934 ईस्वी को जिला औरंगाबाद बिहार में हुआ। बिहार के जिला औरंगाबाद में 1934 को अब्दुल मुगनी साहब की पैदाइश हुई। साथियों, और आगे हम बात करें तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ था। इनके वालिद का नाम अब्दुल रऊफ था। ये पीएचडी होल्डर है। आप कहेंगे कि डॉक्टर लग रहा है, तो ये रियल में डॉक्टर थे, पीएचडी होल्डर थे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ। इनकी इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई थी। इनकी इब्तदाई तालीम यानी बेसिक नॉलेज जैसे किताब का पढ़ लेना, छोटी छोटी किताबें पढ़ना, जैसे अगर इस्लामिक धर्म से है बगदादी कायदा या सरन कुरान, कुरान शरीफ, उर्दू के कुछ कायदे, उर्दू के कायदा, तामीर अदब, नूरानी तालीम वगैरह, जिससे उर्दू पढ़ सके बंदा, अरबी उर्दू पढ़ना लिखना आ जाए, उतनी तालीम को इब्तदाई तालीम यानी बेसिक नॉलेज बोलते हैं। और ये बेसिक नॉलेज अब्दुल मुगनी साहब की घर पे ही हो गई थी। आगे की तालीम हासिल करने के लिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब मदरसा शमसुल हुदा में एडमिशन लिया था। आगे की तालीम, ये एक आलिम दीन भी थे, साथ में पीएचडी होल्डर भी थे। मदरसा शमसुल हुदा से इन्होंने टोटल जो पढ़ाई की थी वो आलमियत तक की पढ़ाई की थी। यहां लिखा गया ब्रैकेट में, ये आलमियत तक की पढ़ाई की थी। यहीं तक बस नहीं है, अब्दुल मुगनी साहब अंग्रेजी से एमए भी किया था, पीजी भी किया था। पीजी करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर के तौर पर मुलाजमत मिली इनको। पीजी कर लिया, प्रोफेसर बन गए, तो पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेजी के ये लेक्चरर के तौर पे मुलाजमत करने लगे। उसके बाद इनका तबादला कहां हो गया? बीएन कॉलेज, ये भी पटना में, बीएन कॉलेज पटना में इनका तबादला यानी कि इनका ट्रांसफर हो गया। ये ट्रांसफर होकर के कहां चले गए? बीएन कॉलेज में। अगर हम बात करें डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब, तो ये बिहार के लिए एक क्या थे?
तो ये बिहार के बहुत बड़े दानिश्वर और बहुत बड़े कलमकार तनकीद निगार थे। तनकीद क्या चीज है, इसको भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़े दानिश्वर और बहुत बड़े कलमकार और बहुत बड़े तनकीद निगार थे। तनकीद किसको कहते हैं साथियों, तो देखते हैं। तनकीद बोलते हैं, तनकीद को हिंदी में कटाक्ष बोलते हैं, कटाक्ष, और इसको अंग्रेजी में क्रिटिसाइज बोलते हैं। तनकीद बोले तो क्रिटिसाइज। अब इन तीनों का मतलब यह होता है कि किसी की तहरीर पे उसके पॉजिटिव या नेगेटिव पहलू पे अपना ख्याल पेश करना, किसी की कही हुई बात या लिखी हुई बात पे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को रख करके अपना ख्याल पेश करना, इसी को तनकीद कहते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त तनकीद निगार थे। यही वजह है कि इनकी जितनी किताबें हैं वो सारी की सारी जो है ना तनकीदी तसानीफ है। जैसे कि इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है जाद्दे-ए-एतदाल, मुकम्मल तौर से ये भी तनकीदी तसानीफ है। एक और किताब लिखा नुक्ता-ए-नजर, ये भी तनकीदी तसानीफ है। एक और किताब है मेयार व इकदार, मेयार व इकदार, ये भी तनकीदी तसानीफ है। एक और किताब है तश्कीले जदीद, ये भी तनकीदी तसानीफ है। इकबाल और आलमी अदब, इकबाल और आलमी अदब, ये भी तनकीदी तसानीफ है। तो गोया के डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब एक कलमकार के साथ बहुत बड़े तनकीद निगार थे, इसलिए कि किसी की कही हुई बात पे ये अपनी राय जरूर दिया करते थे। इसलिए तनकीदी इनकी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आपके मैट्रिक के सिलेबस में इतनी ही किताबों का नाम दिया गया है। तो जितनी किताबों का नाम दिया गया है अब्दुल मुगनी साहब के, उतनी ही किताब का सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि तश्कीले जदीद किनकी लिखी हुई है, अब्दुल मुगनी साहब की। जाद्दे-ए-एतदाल किनकी लिखी हुई है, इनकी। या आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के द्वारा या उनके जरिए लिखी गई किसी 3 किताब का नाम बताए, तो आप इन चारों पांचों में से जो नाम आपको अच्छा लगे वो आप नाम बता सकते हैं, क्योंकि ये सारी किताबें अब्दुल मुगनी साहब की लिखी हुई है। साथियों, अगर हम बात करें इनके इंतकाल की, तो इनका इंतकाल जो है ना कब हुआ था, 5 सितंबर 2006 को, 5 सितंबर 2006 को पटना में ही इनका इंतकाल हो गया। तो साथियों, ये जानकारी, शॉर्ट जानकारी अब्दुल मुगनी साहब की जो आपकी किताब में दी हुई है, जिससे निकाल करके मैं आपको इस बोर्ड पे ला करके रख दिया है। आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, यही पॉइंट आपको कवर करेगा मैट्रिक के सिलेबस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर नंबर 8 से, तो यही वो सारे क्वेश्चन होंगे। इसलिए कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठा करके देख लिया है, चैप्टर 8 से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इतने ही कंटेंट है जिससे आपके सवाल पूछे गए हैं। और आने वाले साल 2026 में भी उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो साथियों, हम आज जानने वाले हैं अदब, अदब की पहचान। हम अदब की पहचान कैसे करेंगे, तो सीधे लफ्ज में आप ये समझिए कि अदब, एक अदब होने के लिए उसमें सबसे पहली चीज होनी चाहिए फिक्र और फन। फिक्र, इंसान के अंदर जो ख्यालात हो वो ख्याल कितने पाकीज़ा है, वो सोच किस हद तक रहा है, वो उसकी सोच कितनी अच्छी है, ये फिक्र यानी कि उसका ख्याल अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो जिस फन में लिख रहा है, जैसे कि या तो बायोलॉजी लिख रहा है, केमिस्ट्री लिख रहा है, मैथ लिख रहा है, या जिस चीज को वो लिख रहा है, जिस विषय को लिख रहा है, उसमें उसकी जानकारी कितनी है और वो उस
उस अदब में जो रूल रेगुलेशन बताए गए हैं वो रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं, ये बात भी देखनी होती है। ख्याल के साथ साथ हमें ये फन भी उसका देखना होता है कि जिस फन में वो लिख रहा है उस फन की उसे जानकारी है या नहीं। दूसरी बात यह है कि मजमून निगार के लिए अल्फाज होना बहुत जरूरी है। अल्फाज का जखीरा, ढेर सारे लफ्जों अल्फाज होना जरूरी है। जब तक उसके पास लफ्जों का ढेर नहीं होगा तब तक वो अच्छे से मजमून नहीं लिख पाएगा, तब तक वो अदब को फॉलो नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अदब के दायरे में जो तहरीर को होना है उसके लिए जरूरी है कि उसमें उर्दू के कवायद को जरूर फॉलो किया गया हो, उर्दू के कवायद को नजरअंदाज नहीं किया गया हो। यही वजह है कि पेपर में लिखे हुए मजमून को सही तौर से अदब के दायरे में नहीं माना जाता है। वो तहरीर जरूर है लेकिन उस तहरीर में इनमें से किसी न किसी एक चीज खत्म रहती है, उसका फुकदान रहता है, जिसकी वजह से वो अदब से खाली तहरीर मानी जाती है। तो दूसरी चीज क्या जरूरी है? दूसरी चीज उर्दू कायदे की बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अदब के लिए एक बात और जरूरी है कि जिस टॉपिक पे मजमून लिखा जा रहा है और जिस लैंग्वेज में लिखा जा रहा है उस लैंग्वेज की मुकम्मल जानकारी होना जरूरी है, मुकम्मल जानकारी होना जरूरी है। पहले में फिक्र फन का होना, दूसरे अल्फाज का होना, तीसरे उर्दू कवायद का होना, चौथा मुकम्मल उस जबान की जानकारी होना, और चौथी बात यह है कि जिस मजमून जिस तहरीर को लिखा जा रहा है तो उस तहरीर के पढ़ने वाला यानी कि कारी जो पढ़ने वाला है उस तहरीर के पढ़ने वाले को सुरूर भी मिलना चाहिए, खुशी भी मिलना चाहिए। सुरूर इंदिसात यानी कि उसको खुशी महसूस होनी चाहिए और साथ ही साथ उसे सादगी का एहसास होना चाहिए, उसे सादगी का एहसास होना चाहिए। उसका दिल बिल्कुल आसूदा हो जाए कि क्या तहरीर लिखी गई है, क्या बात लिखी गई है। सुनने वाला पढ़ने वाला पढ़े तो उसको सुरूर हासिल हो और उसे खुशी मयसर हो। तो साथियों, आपके चैप्टर नंबर 8 यानी कि अदब की पहचान में इतनी बातों का जानना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप उन क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर सके तो आप इस कंटेंट को सेव करके रख लीजिए। आप जरूर इम्तिहानगाह में याद करेंगे। मैं आपको टाइम देता हूं कि जो लोग अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो साथियों, तो ये चैप्टर आपका आज यहीं पे मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर बात आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे। हाँ, एक गुजारिश यह है कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं यानी अलीमी एकेडमी 92 चैनल पे जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हर रोज की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।